खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये नई न्यूज आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नेताजी की क्या है दिनचर्या। कैसे गुजरता है उनका पूरा दिन। सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में कैसे बनाते हैं सामंजस्य। नेताजी से व्यक्तिगत और राजनीतिक सवाल जानेंगे। क्षेत्र की जनता का क्या है सरोकार। देखिए एक दिन नेताजी के साथ। नमस्कार, मैं के एन गुप्ता ये नई न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारे साथ हमारी खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ अप्रत्याशित करने की संभावना के बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 18वीं विधानसभा के गठन के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 125 प्रत्याशियों की पहली सूची में 50 महिलाओं का नाम दर्ज है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई सूची में महिलाओं को तरजीह दी गई है, तो वहीं कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रत्याशियों की पहली सूची को जारी किया है। 125 प्रत्याशियों की सूची में 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की सूची को जारी किया। प्रत्याशियों की सूची में मां की दुष्कर्म कांड पीड़िता की मां आशा सिंह को कांग्रेस ने उन्नाव सदर सीट से टिकट दिया है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने प्रयास किया है कि हमारा कैंडिडेट संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाला प्रत्याशी हो। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हो जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में
श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह। नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह। नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद। नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम। 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर। 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी। 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक। 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल। 94 में श्रीमती मनोज दीक्षित। 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर। 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा। 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल। एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा। मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया। कड़हल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी। बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा। बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह। बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती। बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन। जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर। पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे। मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह। सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक। बांगरगांव 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी। मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत। उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह। लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर। मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी। कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज। फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद। औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे। बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी। कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति। ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी। मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे। रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी। फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे। इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद। 264 में श्रीमती मंजू संत। दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा। हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी। गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप। डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे। हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह। खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी। रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339। सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था, रामराज गोंड,
जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीए के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते ही भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। दिल्ली में 2 दिन तक चली मैराथन बैठक के बाद कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इसी सिलसिले में दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं इस बैठक के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम 1 या 2 दिन में जारी कर सकती है। तो वहीं सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के नए रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में कोरोना के लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 84,825 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार कोरोना के मामले 2 लाख से ज्यादा देश में सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कुल 2,47,417 नए मामले देखे गए। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 11,17,531 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब राज्यपाल को गुवाहाटी स्थित एम्स अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिद्धार्थनगर प्रशासन द्वारा तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में एसएसबी टीम के साथ अलीगढ़वा बॉर्डर से मझोली सागर और नोनवा बाजार होते हुए और चौनपुर चौराहे तक फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण जनपद के मोहाना, लोटन, कपिलवस्तु तीनों थाना क्षेत्रों में पुलिस की सतर्कता बरती जा रही है। तो साथ ही यहाँ आने जाने वाले सभी लोगों से कोविड-19 के पालन की अपील की जा रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं इलाके के, इनके लिए सुरक्षा की भावना पैदा करना है, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि फौज और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। चुनाव के दौरान जो है सुरक्षा की भावना पैदा है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार इस बार महिलाएं दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, तो साथ ही कांग्रेस ने चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी भी महिला प्रत्याशियों पर भरोसा कर उनको मैदान में उतार रही है। इसी के चलते आजमगढ़ में सपा नेत्री अनीता सरोज के नेतृत्व में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी को लेकर बैठक की गई, तो वहीं सपा को मजबूती देने के साथ बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत देने का आह्वान किया गया। तो साथ ही महिलाओं को राजनीति में समर्थन देकर जीत दिलाए जाने की भी बात कही गई। आजमगढ़ की समाजवादी महिला संगठन की बैठक हुई है और ये बैठक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण है और इसमें निर्णय लिया गया है कि समाजवादी पार्टी की सभी महिलाएं गांव-गांव घर-घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी की पॉलिसियों को बताने का काम करेंगी और जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने महिलाओं का कितना शोषण किया है, हम उसको भी बताने का काम करेंगे। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री टूटकर समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो मुझको तो लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है 10 मार्च को भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव के सर पर जीत का ताज होगा और एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर चलेगी। बरेली के आंवला में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल ने एसडीएम एन राम और क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान नगर के साथ देहात क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, तो चुनाव के मद्देनजर सभी को सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस को सहयोग करने की बात को कहा। इस दौरान असामाजिक तत्वों को भी कड़ी चेतावनी दी गई, तो वहीं साथ ही चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के साथ सीओ आंवला व अन्य अधिकारीगण और पुलिस बल मौजूद रहा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह ने सभी को उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी, तो साथ ही ईवीएम का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार प्रसार नहीं कराए जाने के निर्देश अधिकारियों द्वारा जारी किए गए। उमरिया में सिम को अपडेट करने का झांसा देकर रिमोट ऐप से मोबाइल का कंट्रोल एक्सेस कर यहां खाता धारक के खाते से 50,000 की रकम को उड़ा लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने तत्काल पुलिस को दी, तो पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल की मदद से मामले में संज्ञान लिया और पीड़ित के रुपयों को वापस कराया। बता दें कि धोखाधड़ी के इस मामले में मोबाइल का एक्सेस ठगों ने अपने पास ले लिया था, जिसके चलते पीड़ित के खाते से इस राशि को गायब कर लिया गया। कंपनी से बोल रहे हैं आपकी सिम बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको एक्टिव रखना चाहते हैं कि नहीं तो इसको बंद कर देते हैं। हमने कहा नहीं, वो उसमें जो है हमारे सब पूर्व परिचित लोग हैं, तो उसको एक्टिव रखना है। तो बोले कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करके 10 रुपये का रिचार्ज कर दीजिए। मैंने ऐप डाउनलोड किया, 10 रुपये का रिचार्ज किया। इसी बात के दरमियान एक मैसेज आता है, मैं देखता हूं कि मेरे अकाउंट से 40,970 रुपये का ड्राबल हो जाता है। 8,990 का पुनः ड्राबल हो गया। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि एक फरियादी हरि प्रसाद शुक्ला जी के साथ में एक एनी डेस्क ऐप को इंस्टॉल कराने के नाम पर उनके मोबाइल में एक्सेस किया गया और फिर उनके जो पासवर्ड इत्यादि होते हैं उसका एक्सेस भी किया गया और उसके बाद उनसे करीब 50,000 रुपये उनके अकाउंट से निकाल लिए गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने हमारे साइबर शाखा में दिया था और उस पर तत्काल त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस पर इनका ट्रांजैक्शन रुकवाकर और इनके फिर से इनके खाते में वापस कराया गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी के चलते राजनेताओं में टिकट को लेकर दावेदारी जारी है। इसी के चलते बदायूं सदर विधानसभा से अधिवक्ता स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता भी भाजपा के टिकट पर दम भर रहे हैं। बदायूं के चुनावी माहौल के साथ क्षेत्र के विकास के लिए ENI संवाददाता विवेक पाराशरी ने उनसे सीधी बात की। हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं से स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, जो कि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं इस समय। और ये
प्रदेश स्तर पर भी विधि प्रकोष्ठ में इस समय कार्यरत हैं, सह संयोजक हैं। आइए जानते हैं बदायूं में किन मुद्दों के साथ ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कैसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दे। बदायूं उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है और बदायूं ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, जो आज किसान रात के 12 बजे भी अपने खेतों पर जाता है, कोई महिला आज जेवर पहनकर नाइट शो देखकर घर वापस आ सकती है। तो बेहतर कानून व्यवस्था, अच्छी बिजली और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, इन सब ने बिल्कुल मन बना दिया है, प्रदेश की सरकार का मन बना हुआ है कि योगी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, भाजपा की सरकार ही दोबारा बनाना है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां घोषणा कर रही हैं, तमाम घोषणाएं फ्री देने को आम आदमी पार्टी देने को आ रही है, इससे क्या लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, फ्री की घोषणा पर गंभीरता से विचार इसलिए करना चाहिए कि बजट वही है और आप फ्री की घोषणा करके लोहा तो सकते हैं, उसको एक्ट अपॉन नहीं कर सकते, क्रियान्वयन नहीं कर सकते। मैं आपको उदाहरण दूं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। राजस्थान की सरकार ने कई फ्री घोषणाएं की थी लेकिन आज तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। हमने भी पिछली सरकार में, आपको ध्यान हो, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम छोटे किसानों का 1 लाख रुपया ऋण माफ़ करेंगे। हमने वो करके दिखाया, लेकिन उसमें कुछ राइडर लगाए कि छोटा और सीमांत किसान का ही माफ़ करेंगे। तो अगर व्यवहारिक कोई योजना हो, हम एकदम ये कह दें कि हमारे यहाँ से लोग 50-50 लाख रुपया ले जाएं, तो ये तो केवल छलावे वाली बातें हैं। हमें अपना बजट देखकर काम करना है। और अभी न केवल प्रदेश बल्कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से उभरी है, वैश्विक बीमारी का हमने सामना किया है। ऐसे में फ्री घोषणाएं केवल लुभावना मात्र है, केवल अपने अस्तित्व और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पार्टियां कर रही हैं, इस पर क्रियान्वयन नहीं कर सकती। अच्छा, किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन जिस तरीके से चला, क्या किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, किसान आंदोलन तो अब समाप्त हो गया, उसकी चर्चा भी समाप्त हो गई। सत्य बात ये, हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया था, आपने भी सुना होगा, माननीय मोदी जी ने कई बार ये कहा कि हम किसानों की सरकार आय को दोगुना करेंगे। अब दोगुना करने में आप भी जानते हैं, कोई खेती रबड़ तो है नहीं जिसको खींचकर हम उसमें अधिक उत्पादन करके और दोगुना कर लेंगे। तो हमको कुछ नई बातें करनी पड़ेंगी। तो कृषि को कुछ व्यापारिक स्वरूप देने के लिए हमने कानून बनाए। वो कानून समझ में नहीं आए, फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं, वो विषय समाप्त हो गया है। लेकिन किसान इतना जानता है कि ये सरकार हमारी हितैषी है। जब 3-4 महीने के अंतराल के बाद, 3 महीने के अंतराल के बाद उसके खाते में बिना किसी दलाल के, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी अवरोध के जो सहायता सम्मान राशि आती है, उससे जुड़ाव महसूस होता है कि मोदी जी हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए किसान मुद्दा कोई हमारे ज़िले में तो कोई महत्वपूर्ण काम करेगा नहीं और मुझे लगता है प्रदेश में भी कोई इसका ज़्यादा अस्तित्व अब रहने वाला है नहीं। 90 के दशक के बाद से बदायूं में कोई भी उद्योग किसी बड़े स्तर पर नहीं लगाया गया, ऐसा लगा। और लोगों का पलायन भी लगातार यहाँ से हो रहा है अपने नौकरियों को लेकर के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये ठीक है, बदायूं को बड़े उद्योग की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें बदायूं बहुत अच्छा उत्पादक है। जैसे आलू के हम बहुत अच्छे उत्पादक हैं, गन्ना के हम बहुत अच्छे उत्पादक हैं। इसके अलावा मेंथा की खेती हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो इस सब को सोचकर एक ब्लूप्रिंट इस बारे में बनना चाहिए और इससे संबंधित कुछ उद्योग बदायूं में लगने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। इससे मैं सहमत हूँ और कोशिश करेंगे हम जो अब दूसरी पारी खेलेंगे इसमें इन कामों को कराया जाए। अच्छा, एक जनरल समस्या रही है अभी दीपावली पर, देखा गया नगर की पालिका के अंदर जो आती हैं सारी समस्याएं, एक कूड़े की बहुत बड़ी समस्या देखी पूरे शहर में। दीपावली पे कूड़ा और पूरे शहर में गंदगी फैली हुई दिखाई दी। ये आपने अच्छा प्रश्न किया और मैं इसका बेबाकी से आपको जवाब दूंगा, राजनीतिक जवाब आपको नहीं दूंगा। ये बहुत अशोभनीय रहा कि दीपावली जैसा साफ़ सुथरा रहने का पर्व हम लोगों ने कूड़े में मनाया। अब इसमें चाहे गलती किसी की हो, कर्मचारी एसोसिएशन की बात हमने ना मानी हो, कर्मचारी एसोसिएशन ने राजनीति से प्रेरित होकर हड़ताल की हो, गलती किसी की हो, लेकिन हुआ यही कि दीपावली जैसा त्यौहार हमें कूड़े में मनाना पड़ा। ये ठीक नहीं था। अगर ऐसा इसका आराम से हल हो सकता था, मान लीजिए पहले एसोसिएशन से बात होती और वो अगर हमारी वार्ता विफल हो जाती तो हम अड़ोस पड़ोस के कर्मचारियों को बुलाकर और बदायूं शहर को साफ करा सकते थे। ये वाकई थोड़ा बहुत फेल्योर है प्रशासन का।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से टिकट मांग रहे स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत ही तरीके से हमको समझाया कि किस तरीके से बदायूं में या प्रदेश में ही सभी जगह उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है। कैमरामैन ताबिश के साथ विवेक पाराशरी, ये नई बदायूं। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की दिन भर की खबरों को देखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में ये 9 न्यूज़ नेटवर्क पर। नमस्कार। नेताजी की क्या है दिनचर्या? कैसे गुजरता है उनका पूरा दिन? सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में कैसे बनाते हैं सामंजस्य? नेताजी से व्यक्तिगत और राजनीतिक सवाल जानेंगे। क्षेत्र की जनता का क्या है सरोकार? देखिए एक दिन नेताजी के साथ। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली, चौराहे, नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये 9 न्यूज़, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।